और अब सीधे आपको राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां विज्ञान भवन में स्वच्छता अभियान का पीएम मोदी शुभारंभ कर रहे हैं। तो खन साहू जी, राजभूषण जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं मां भारती के सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि-कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आप दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 24 घंटे अलर्ट रहे पुलिस और प्रशासन, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कहा। साथ ही त्योहारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए। दुर्गा पूजा कमेटियों से संवाद करने को भी कहा। जिस तरह से अक्टूबर के महीने में कई तरह के त्योहार आ रहे हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, नवरात्रि हो या फिर
दिवाली हो। ऐसे में त्योहारों को देखते हुए यूपी में कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ और सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन से 24 घंटे यानी 24/7 अलर्ट रहने को कहा। साथ ही त्योहारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा और दुर्गा पूजा कमेटियों से संवाद करने को भी कहा। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम को एक बार फिर से 20 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम रिहा हो गए हैं। ईसी ने हरियाणा जाने और चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है, यानी सशर्त पैरोल मिली है। हरियाणा पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम बागपत पहुंचेगा। डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में राम रहीम रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल गई है, यानी जेल से वो बाहर आ गया है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच राम रहीम गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। राम रहीम को एक बार फिर से 20 दिन की पैरोल मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता बीएस गुलियानी का। बीएस गुलियानी जी, अगर बात करें गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। 20 दिनों की ये पैरोल है जिसमें वो यूपी रहेंगे, शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, राम रहीम को जो है 11वीं बार अब पैरोल मिली है। हालांकि चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो कांग्रेस है उसने ऐतराज भी जताया था। एप्लीकेशन एआईसीसी के द्वारा दी गई थी कि ऐसे में जो है चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं राम रहीम, जिसके चलते जो है एक बार चुनाव आयोग ने जो है 3 कंडीशंस लगा दी हैं, जिसमें वो हरियाणा में नहीं रहेंगे राम रहीम चुनाव के दौरान। और दूसरी शर्त ये थी कि वो किसी भी तरह की जो है चुनावी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। और तीसरा था कि वो किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका प्रचार नहीं करेंगे। तो ये 3 शर्तें थी, जिसके बाद जो है राम रहीम को जमानत दी गई है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, अगर इन गतिविधियों में स्लिप कहीं भी पाए जाते हैं तो साथ ही साथ उनकी पैरोल जो है वो रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि बीएस महज चुनाव की तारीख से 3 दिन पहले उनको पैरोल मिलना, उन्होंने इमरजेंसी पैरोल के लिए अप्लाई किया था। और जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 4 साल की सजा के दौरान 11 बार पैरोल पे बाहर आए हैं, जिनमें से 8 बार चुनाव से ठीक पहले है। तो जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, ऐसे में कांग्रेस का आरोप लगाना कितना ज्यादा एक तरह से बोला जाए सही यहाँ पर? जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो आरोप हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पहले जब भी चुनाव हुए हैं तो राम रहीम को बेल मिल जाती थी। और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज था राम रहीम के समर्थकों में, उनमें एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता था, जिसके बलबूते जिसका लाभ तकरीबन देखने में आया कि भाजपा पार्टी को हर बार मिला है। तो अब की बार भी कांग्रेस को पूरा शक था, जिसके चलते उन्होंने ऐतराज जताया था। और एआईसीसी के द्वारा जो है चुनाव आयोग के पास एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उस एप्लीकेशन को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से 11वीं बार राम रहीम को पैरोल मिल गई। बिल्कुल, यानी एक बार फिर से पैरोल मिली है। हालांकि कुछ ही दिनों बाद 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है। हालांकि पैरोल मिलने पर शर्तों के साथ ये पैरोल मिली है और उन्हें यूपी जो है लाया जा रहा है। ऐसे में किस तरह से क्या कुछ आगे रुख रहता है, उस पर सभी की निगाहें। बीएस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में गांधी जयंती पर गांधी आश्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं और हमेशा मानवता की सेवा की है। आज उसी काम को पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए,
और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति तो आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने रोड में झाड़ू भी लगाया। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जो काम गांधी जी ने शुरू किया था उस काम को आज पीएम मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं लखनऊ से बड़ी खबर की। विजिलेंस की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। जल निगम के 5 अफसरों पर छापे पड़े जब आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें विजिलेंस की टीम ने जल निगम के 5 अफसरों के घरों पर छापे मारे। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें विजिलेंस की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर लखनऊ में जल निगम के 5 अफसरों के घर पर विजिलेंस की टीम पहुंची। इन अफसरों के घर पर छापेमारी की और छापेमारी में कई बड़े खुलासे हुए। जी हां, छापेमारी में करोड़ों रुपए इन अफसरों के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद की गई है। आय से अधिक संपत्ति का ये मामला, जिसमें जल निगम के 5 अफसरों पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला, जिसमें विजिलेंस की टीम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस दौरान विजिलेंस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जल निगम के 5 अफसरों के घर पर विजिलेंस की टीम छापा मारने पहुंची। इस दौरान इन अफसरों के घर से भारी मात्रा में पैसे, करोड़ों रुपए और भारी मात्रा में ज्वेलरी भी विजिलेंस की टीम ने बरामद की है। तो लखनऊ से बहुत बड़ी खबर आप सभी को बता दें, विजिलेंस की छापेमारी में बड़ा खुलासा। जल निगम के 5 अफसरों के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा यह मामला, जिसमें विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस मौके पर छापेमारी के दौरान इन अफसरों के घर से करोड़ों रुपए का कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है। विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जल निगम के 5 अफसरों पर शिकंजा कसा है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें इन 5 अफसरों के घर पर भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद हुई है। विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। समय समय पर विजिलेंस विभाग जब इनपुट कोई मिलता है तो ऐसे अफसरों पर अपना शिकंजा कसती है। इस मौके पर भी आय से अधिक संपत्ति का इनपुट विजिलेंस की टीम को मिला था, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जल निगम के 5 अफसरों के घर पर छापा मारा। इस दौरान विजिलेंस की टीम को भारी मात्रा में कैश, करोड़ों रुपए और भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद हुई है।
ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, क्योंकि विजिलेंस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, आय से अधिक संपत्ति का यह मामला जिसमें विजिलेंस की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल लिया, कल सुबह ही विजिलेंस टीम ने राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में जल निगम के 5 अफसरों के यहाँ छापेमारी किया था। इस मामले में हालांकि पहले ही आय संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था, जिस जांच के लिए विजिलेंस टीम पहुंची और जल निगम के अफसर थे राघवेंद्र कुमार गुप्ता, सतबीर सिंह समेत 5 अफसर जिनका रिहायशी इलाका गोमती नगर है, वहां पर छापेमारी हुई और छापेमारी में पता चला है कि इन अफसरों के यहाँ से करोड़ों रुपए नकदी, ज्वेलरी और साथ ही साथ जमीनों के कागजात मिले हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि विजिलेंस टीम ने जो बड़ी कार्रवाई की है यह कहीं न कहीं जो है हड़कंप मचाने वाला है और यह विजिलेंस टीम की कार्रवाई काफी सक्सेस भी रही, क्योंकि इन अफसरों के यहाँ जिस तरह से नकदी बरामद हुई है और साथ ही साथ कई भारी मात्रा में यहाँ पर कैश भी बरामद हुआ है, करोड़ों रुपए बताए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, कुछ खुलासा हो पाया, कितने रुपए यहाँ पर बरामद हुए 5 अफसरों के घर से? देखिए, अभी तक तो विजिलेंस टीम की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इन अफसरों के यहाँ से भारी भरकम राशि बिल्कुल, यानी भारी मात्रा में करोड़ों कैश और ज्वेलरी यहाँ पर बरामद हुई है। विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 62 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नोटिस भी यहां पर जारी किया गया है। इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज मिले हैं। हजरतगंज और सरोजनी नगर, ऐशबाग में भी मरीज मिले हैं। तो डेंगू मलेरिया का कहर लगातार जारी है। इस दौरान यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लखनऊ में 62 मरीज सामने आए हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नगर निगम ने नोटिस भी भेजा है। इसमें इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही हजरतगंज, सरोजनी नगर और ऐशबाग में भी मरीज मिले हैं। लगातार मोहम्मद आसिफ हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से डेंगू और मलेरिया अपना कहर बरपा रहे हैं, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ नगर निगम द्वारा इंतजाम? देखिए रिया, राजधानी लखनऊ में डेंगू और मलेरिया के मरीजों का सिलसिला पिछले 1 महीने से चल रहा है। लगातार लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं और इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि जो जिम्मेदारी है नगर निगम की दवाओं के छिड़काव की और साथ ही साथ जो गंदगी फैली रहती है, यह मुख्य वजह डेंगू और मलेरिया की बीमारी फैलने की वजह बताई जा रही है। और लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीजों में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है, इससे कहीं न कहीं जो है अब लोगों में दहशत भी है, क्योंकि डेंगू और मलेरिया जो है कहीं न कहीं लोगों के लिए घातक साबित होता है। हालांकि योगी सरकार ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है और साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया है कि डेंगू और मलेरिया के मरीजों की जो इलाज है उसे बेहतर ढंग से किया जाए, उनकी जांच ठीक ढंग से की जाए। और वहीं अगर इस मामले के बाद की बात करें तो नगर निगम कहीं न कहीं एक्टिव हुआ है। वह भी ऐसे कई केसेस के सामने आने के बाद फिलहाल कहीं न कहीं नगर निगम की जो कार्यशैली है वह काफी जो है सोचने वाली है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 महीने से राजधानी लखनऊ में चाहे आलमबाग इलाका हो या फिर 1090
का इलाका हो या फिर हजरतगंज बिल्कुल, इलाका, यानी ऐसे कई यहाँ सारे क्षेत्र लगातार हैं लखनऊ में जहां डेंगू और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। एक तरफ जहां डेंगू मलेरिया के जो मच्छर हैं जमकर अपना डंक मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब प्रशासन क्या कुछ कदम यहां पर उठाता है वो देखना बेहद अहम होगा। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंदू एकता सम्मेलन में प्रमुख रूप से अशुद्ध प्रसाद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर चर्चा हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा फलहारी ने इस दौरान कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आत्मा को कष्ट पहुंचा है। भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल पाया गया, जिससे संपूर्ण सनातनी हिंदूवादी सरकार शुद्धता को सुरक्षित नहीं कर पा सकी, जो कि बड़ी चुनौती है और बड़ा प्रश्न से है। साथ ही इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी सभी ने अपनी राय रखी। आज हिंदू एकता कार्यक्रम में यहाँ सभी श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पदाधिकारी पधारे, महाराज जी ज्ञानेश्वर महाराज जी लखनऊ से पधारे और सभी ने एक स्वर में तिरुपति बालाजी में जो 5 वर्षों तक प्रसाद में चर्बी मिलाई गई, मछली का तेल मिलाया गया, उसका विरोध किया। हम लोग सभी की यही मांग है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो हमारे कृष्ण भक्तों को, जो भगवान के भक्तों को जो प्रसाद में मिलावट की गई, उन सभी दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारे भगवान श्री कृष्ण के, हमारे सनातन धर्म के जो लोग प्रसाद में मिलावट करते हैं, जो मंदिरों में चर्बी रहित प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में मछली के तेल का प्रसाद देते हैं, जो मंदिरों में नकली घी का प्रसाद बनवाते हैं, उन सभी की जांच कराकर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जानकारी के लिए सीधा मोहम्मद फारूक के पास चलते हैं। मोहम्मद फारूक, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास रहा, किन किन बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा हुई? जी बिल्कुल रिया, आपको बताते हैं कि जो हिंदू एकता सम्मेलन जो हुआ था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि जो न्यास है उसके द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के द्वारा दिनेश शर्मा जो फलाहारी हैं इसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो है विश्राम घाट पर एक संतों का सम्मेलन किया था, जिसमें हिंदू एकता सम्मेलन और अशुद्ध प्रसाद, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा और अशुद्ध जो प्रसाद का जो मुद्दा है ये भी इसमें उठा है। और तमाम जो है ब्रज के जो इसमें संत मौजूद रहे हैं, क्योंकि ये एक सम्मेलन जो है एक स्थान पर होना था, लेकिन प्रशासन द्वारा जब वहां परमिशन नहीं दी गई तो उन्होंने जो है विश्राम घाट पर आकर इन्होंने एक सम्मेलन को आयोजित किया। और सम्मेलन में दिनेश शर्मा फलाहारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो उसको लेकर भी चर्चा हुई, और अशुद्ध प्रसाद को लेकर काफी रोष व्यक्त किया गया। तमाम संतों ने इस पर रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तिरुपति त्रिवेंद्रम बालाजी मंदिर पे जो अशुद्ध प्रसाद का मामला सामने आया है, जिसमें तमाम पशुओं की चर्बी मिलाने का मामला सामने आया, उसको लेकर इनमें काफी असंतोष व्यक्त किया गया। तमाम संतों ने इस पर रोष, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेगा जिस तरीके से अशुद्ध प्रसाद में, मतलब प्रसाद में भी जो है मिलावट कर रहे हैं और उसको अशुद्ध करने का काम कर रहे हैं। तमाम जो है जो ब्रज के संत हैं उन्होंने एक स्वर में कहा कि इस तरीके से प्रसाद में अगर मिलावट होगी तो कैसे काम चलेगा। प्रसाद में मिलावट साफ तौर पर नजर आई है, और उन्होंने मांग करी है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस तरीके से जो है जांच की जा रही है उसको जांच में और तेजी लाई जाए। जहां जहां मंदिरों पर प्रसाद में कहीं भी मिलावट दिखती है, जैसे कि मथुरा का पेड़ा जो है प्रसिद्ध है और प्रसाद के रूप में लोग ले जाते हैं, वहां भी अगर मिलावट दिखती है तो सब जगह जो है इसकी जांच कराई जाए और उन्होंने फांसी दिए जाने की
बिल्कुल, यानी मांग की है। तिरुपति जी। बालाजी में अशुद्ध प्रसाद के मुद्दा सामने आने के बाद से देश भर के जो साधु संत हैं उनमें काफी ज्यादा रोष है। जिस तरह से आपने बताया कि हिंदू सम्मेलन में भी यहाँ पर इस मुद्दे पर चर्चा की गई, क्या कुछ और निर्णय भी लिया गया इस संबंध में? जी बिल्कुल, इसमें जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह वाला जो मसला चल रहा है उस पर भी जो है तमाम साधु संतों ने इस पर जो है चर्चा करी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जो भूमि है उसको जो है मुक्त कराया जाए और जो शाही ईदगाह है उसको हटाया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मुगल शासक पीरियड में ये बनाई गई थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है हम मतलब सनातनियों को दी जाए और तमाम बिल्कुल, यानी हिंदू एकता सम्मेलन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें अशुद्ध प्रसाद और कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर सभी ने अपनी राय रखी, चर्चा की। मोहम्मद फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।